हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और सीएमए इंटर स्टूडेंट से आप समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। अभी लेटेस्ट में आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम्स हुए, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर था सीएमए इंटर का काफी ज्यादा इजी देखा गया। तो आज उस क्वेश्चन पेपर का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू का भी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव जो है उसका भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए वो भी डिस्कस करेंगे। तो 100% जो पेपर आपका था उसको आगे आने वाले 1.5 से 2 घंटों में पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके की जो सजेस्टेड आंसर की सीरीज है वो हम हमेशा आपके एग्जाम के बाद लेकर आते हैं। आप देखोगे हमारे चैनल पे ऑलरेडी जून 2024 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है। सिमिलरली दिसंबर 2023 और जून 2023 के जो एग्जाम आपके हुए थे उसके सजेस्टेड आंसर भी आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड देखने को मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद आपको मैं ये जो सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस सजेस्टेड आंसर, तो आप वो हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देन मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में जाके वहां से आप इसका जो सजेस्टेड आंसर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका कोई अपडेशन नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा, और अगर आप हमारी क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है तो उसके ऑफर्स आपको व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू देखने को मिल जाते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही बनता है, क्योंकि हमने आपके लिए दिसंबर 2024 के लिए पूरा का पूरा एक फास्ट ट्रैक सीरीज रखा था। और जो बच्चे जून 25 में एग्जाम देने वाले हैं, दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी हम फास्ट ट्रैक लेकर आने वाले हैं। तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल कंटेंट जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अवेल करनी है, क्लासेस चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो लैपटॉप में देखने के लिए, और हमारी मोबाइल ऐप से क्लासेस बाई कर सकते हो अगर आपको क्लासेस मोबाइल में देखनी है तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का दिसंबर 2024 का ये आपके सामने पेपर है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनके लिए रेलिवेंट इसलिए है कि वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो आंसर वहां पे प्रेजेंट किया था वो ठीक है कि नहीं है, कितने मार्क्स उनके आ सकते हैं। और आगे आने वाले जो बच्चों के एग्जाम्स हैं उनके लिए इसलिए रेलिवेंट है कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको कवर करने ही करने हैं, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं या फिर दिसंबर 2024 एग्जाम में आपने अपीयर किया है, उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। पेपर का जो पैटर्न था एक्सपेक्टेड पेपर का पैटर्न ही था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू देखने को मिल गए थे 2-2 नंबर के 15, और उसके बाद आपको दिए गए 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स के, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो पेपर के पैटर्न को लेकर किसी तरीके का इंस्टीट्यूट ने कोई खेल नहीं खेला। जो उन्होंने एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर में बोला था बिल्कुल उसी तरीके का पेपर का पैटर्न था, या मैं कहूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था जून 24 का, उसी के बेसिस पे आपका दिसंबर 24 का एग्जाम भी आया। और पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर में कोई ज्यादा ट्रिकी पॉइंट नहीं थे। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एग्जाम है तो एक दो जगह तो ट्रिकी पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, बट बाकी पेपर जो ओवरऑल था काफी ज्यादा इजी पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमें पता है 2-2 नंबर के यहाँ पे 15 एमसीक्यू थे 30 मार्क्स के, और साफ साफ लिखा हुआ था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड द अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर। जिसमें अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर हम पहले ही टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, एलिमेंट के बेसिस पे, या कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे? तो सर क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट जब आप करते हो तो आप कहते हो कॉस्ट दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. सेकेंड, which one of the following cost is the value of the best alternative course of action that was not chosen? सर बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स की वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाई दिया नहीं. लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोला जाता है, जिसकी वजह से आपको यहां पे ऑप्शन सी जो है वो सिलेक्ट करना है, इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे स्टडी मटेरियल में साफ साफ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो पहला, दूसरा, इवन तीसरा भी एमसीक्यू थ्योरेटिकल देखने को मिल रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट? सर बाई प्रोडक्ट का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल इन एन ऑयल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स, कर्ड एंड बटर इन ए डेयरी. तो सर सिंपल सी बात है, एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स जो होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट. आपको जो एमसीक्यू बैंक दिया इंस्टीट्यूट ने, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन था, जो हमने यूट्यूब चैनल पे भी आपके साथ डिस्कस किया था. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, सर प्रैक्टिकल एमसीक्यू. एनओबी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 45,000 बियरिंग्स पर एनम. आपको आपका ए पता चल गया, एनुअल रिक्वायरमेंट. टू साइनी लिमिटेड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 20 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ. सर आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन है पर मंथ. पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तब पर एनम आएगा. इफ इट्स इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज 3000 यूनिट्स, कहते हैं इन्होंने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ईबीक्यू तो कैलकुलेट कर लिया है 3000 यूनिट्स का. व्हाट विल बी द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन साइज? तो आपको इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ईबीक्यू मल्टीप्लाई बाय सी. तो यहां पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करके दिया हुआ है. मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ईबीक्यू मल्टीप्लाई बाय सी. 1/2 मल्टीप्लाई बाय ईबीक्यू आपके पास गिवन है 3000, मल्टीप्लाई बाय सी की बात करूं तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, जबकि ये 20 पैसा पर मंथ है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, तो 0.2 इंटू 12, तो आपका आंसर आएगा 3600. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 2 नंबर के लिए ये छोटा सा एमसीक्यू आपसे पूछा गया बैच कॉस्टिंग के टॉपिक में से. नेक्स्ट, 5th एमसीक्यू फिर से आपको थ्योरी देखने को मिल रहा है. कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. सर जॉब कॉस्टिंग की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होते, कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन होता है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे प्रोडक्शन करते हैं, कंप्लीट प्रोडक्शन पॉसिबल विद इन ए सिंगल अकाउंटिंग पीरियड बिल्कुल हो पाता है. तो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग. तो इसमें जो ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. तो अभी तक 5 एमसीक्यू में से केवल और केवल एक प्रैक्टिकल था और 4 थ्योरी एमसीक्यू आपसे पूछे गए, बट आगे प्रैक्टिकल बढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, so Tone Limited producing product NB provide the following information. Royalty paid on sales है 50,000, design charges paid for the product 20,000, higher charges of equipment used for production 6,000. क्वेश्चन की डिमांड है डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ. तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो सर एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये तीनों आइटम ही होते हैं, तो आप इसका एडिशन करोगे तो इट विल बी 76,000. तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए 76,000. नेक्स्ट एमसीक्यू फिर से यू कैन से थ्योरी ही है. विच वन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट? तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ डील करता है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12. अब मुझे यहां पे आगे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट 8th एमसीक्यू रिकॉन्सिलिएशन में से दिया गया. GINT लिमिटेड मेड ए लॉस ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024 एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड. लॉस आ रहा है कॉस्टिंग के हिसाब से 2 लाख रुपए का. इफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डायरेक्टर फीस वर 10,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल इनकम, प्लस कर देंगे 10,000 रुपए. डायरेक्टर फीस है फाइनेंशियल एक्सपेंस, माइनस हो जाएगा 40,000, और ये ऑलरेडी माइनस में फिगर है, लॉस है. तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड? तो सर 2 लाख रुपए ऑलरेडी माइनस में है,
जिसमें आप 10,000 रुपए की इनकम ऐड कर लोगे और 40,000 का डायरेक्टर फीस माइनस कर दोगे तो 2,30,000 का लॉस आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है लॉस ऑफ रुपी 2,30,000 दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसकी जो वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ में शो कर दी है, पीपीटी में शो कर दी है, जो कि आप एज ए पीडीएफ हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी जो मोबाइल ऐप है वहां से इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9। रोनो लिमिटेड मेंटेन्स ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25% ऑन करंट सेल। जो आपकी करंट सेल्स है उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25% का। सर ठीक है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका 75% बच जाता है, 75%। एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 30 लाख पर एनम, और प्रॉफिट आप कमा रहे हो 30 लाख रुपए का, ठीक है। इफ द कंपनी हैज ए पीवी रेशियो ऑफ 40%, तो करंट सेल्स क्या होगी? तो सर सिंपल सी बात है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। प्रॉफिट अगर 30 लाख है, पीवी रेशियो 40% है, तो 30 डिवाइड बाय 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट टर्म में आ जाएगा 75 लाख। और जो ये 75 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट टर्म है ये 25% है करंट सेल्स का। तो अगर 75 इंडिकेट 25%, तो 100% विल बी 300 लाख। आंसर विल बी और सी। और इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे शो कर दी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दिया, पहले प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो 75 लाख आ गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो आपकी करंट सेल कितनी होगी? 300 लाख की। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10। In the factory of ZAN Limited, where standard costing is followed, 4,000 kg of material at the rate of rupee 10 per kg were actually consumed, resulting in material price variance of 2,000। एक कंपनी जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करती है, उन्होंने 4,000 केजी रॉ मटेरियल 10 रुपए के हिसाब से कंज्यूम कर लिया है, ये एक्चुअल डेटा है। और उन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया तो 2,000 आ गया, 2,000 एडवर्स आ गया। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी? सिंपल सी बात करूं, स्टैंडर्ड प्राइस पूछा गया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपके पास गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस जो आपको कैलकुलेट करना है, माइनस एक्चुअल प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा। इसकी वर्किंग यहाँ पे शो करी है मैंने। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एज पर क्वेश्चन मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है माइनस 2,000। स्टैंडर्ड प्राइस आपको कैलकुलेट करना है तो x ले लिया, एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में 10 गिवन है और एक्चुअल क्वांटिटी 4,000 गिवन है। इसको सॉल्व किया तो x आ गया 9.5, 9.5 रुपए का आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th MCQ, मिस्टर KUNT ए वर्कर हैज टाइम रेट ऑफ 45 पर आवर। टाइम रेट है आपका 45 रुपए पर आवर का चल रहा है, 1 घंटे के लिए 45 रुपए मिलेगा। He takes 40 hours to complete a job, 40 घंटे में काम किया है, जबकि अलाउड कितना था? 48 आवर्स, 8 घंटे सेव कर दिए। What will be the total earning of Mr. Kunt under रोवान प्लान बोनस स्कीम? तो रोवान में अगर मैं बात करूं तो अर्निंग का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेड अपॉन ए टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। टाइम टेकन की बात करें तो 40 घंटे लिए 45 रुपए के हिसाब से 40 इंटू 45 नॉर्मल वेजेस आ जाएगी, प्लस 8 घंटे सेव हुए हैं, डिवाइड बाय अलाउड था 48, टेकन है 40, रेट है 45 रुपए का। वर्किंग यहां पे शो करी, आंसर आया 2100, तो 2100 ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सीधा सीधा डेटा आपने पुट करना है, सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 12th आपको फिर से थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। कहते हैं बैच कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है? बैच कॉस्टिंग इज अप्लाई इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन: पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ डिजाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग। तो सर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता है। 12th ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसके बाद भी जो 3 एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं वो भी थ्योरी देखने को मिल रहे हैं। 13th एमसीक्यू, इफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक विल गिव द लोएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो मतलब लेटेस्ट जो प्राइस है वो महंगा है, लेटेस्ट प्राइस लोगे तो लिफो मेथड अप्लाई होगा, और लेटेस्ट प्राइस ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। आंसर होगा ए, लास्ट इन
first out method. Option A will be your correct answer, LIFO method. Next, 14th MCQ, fixed cost are treated as, sir fixed cost is also known as period cost भी बोल देते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और 15th MCQ कहता है द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. इनमें से कौन सा बजट सबसे पहले बनाते हो, मास्टर बजट, बजट विद की फैक्टर, कैश बजट या कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो सर सबसे पहले की फैक्टर बजट बनेगा ताकि आप अपना बॉटलनेक चेक कर सको कि हमारी लिमिटेशंस क्या है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो इससे अगर 15 एमसीक्यू को एनालाइज किया जाए तो इस 15 एमसीक्यू में 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 और 6. तो 6 एमसीक्यू जो है, मतलब 12 नंबर का जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है और 18 मार्क्स का थ्योरी. तो यहां पे वैसे इंस्टीट्यूट ने जो एमक्यूपी दिए थे उसमें हिंट दे दिया था उन्होंने. नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो पीछे के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा था, 1-2 क्वेश्चंस एमसीक्यू के ज्यादा थे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. बट कहीं ना कहीं जो एमक्यूपी आए थे उसमें इंस्टीट्यूट ने हिंट दे दिया था कि हम शायद आपसे थ्योरी एमसीक्यू ज्यादा पूछने वाले हैं. और ये जो एमसीक्यू हैं बेसिक एमसीक्यू हैं, कोई ट्रिकी पॉइंट्स नहीं है. अगर आपने एमसीक्यू बैंक भी इंस्टीट्यूट का कवर करा हुआ है, जो हमने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ डिस्कस भी किया था, आपने उस पर अच्छे व्यूज भी दिए थे और काफी लाइक्स वगैरह भी आपने दिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए, थैंक यू इसके लिए. तो ये सारा का सारा जो एमसीक्यू है वो उसी एमसीक्यू बैंक में से आपको देखने को मिल जाता है. तो किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट था ही नहीं. तो इसमें आप 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो. और बाकी आप चेक कर लीजिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है इंक्लूडिंग वर्किंग, तो आप चेक कर लीजिए कि आपने एग्जाम में जो किया था उसके अकॉर्डिंगली आपके 30 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद अगर आप सेक्शन बी की तरफ मूव करोगे तो सेक्शन बी में जैसा कि हमें पता है कि 7 क्वेश्चन टोटलिटी में होते हैं, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. हर एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की होती है, जिसमें एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन था. बाकी हर एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 पार्ट कर दिए थे, 7-7 मार्क्स के, कुछ इस तरीके से. और जो थ्योरी क्वेश्चन था लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर 3 पार्ट कर दिए थे क्योंकि वो थ्योरेटिकल था, इस वजह से उसमें 7-7 मार्क्स के ना रखकर 4-5 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पे दिए गए. तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि काफी इजी थे इस बार. एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट जरूर था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम यहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट किस तरीके से आपको सॉल्यूशन अदरवाइज भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए था वो आपको दिया गया कॉस्ट शीट में से 7 मार्क्स का, और पार्ट बी में आपको मटेरियल कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2A ध्यान से देखो, इसमें एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है. द फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ ZONB लिमिटेड आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024. डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 1,20,000 रुपए है जो कि 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है. तो सिंपल सी बात है, अगर 1,20,000 120% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 100%, 1 लाख रुपए की फिगर. रॉ मटेरियल आपने परचेज किया यहां पे 1,65,000 का, सेल्स है 5 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 4 लाख का. यहां पे देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास गिवन है 4 लाख रुपए. अकाउंट शो द फॉलोइंग फिगर्स. इन्वेंट्री गिवन आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और अदर डिटेल्स में आपको सेलिंग एक्सपेंस और जनरल और एडमिन एक्सपेंस गिवन है. साथ में कहते हैं जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस आर नॉट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी. मतलब आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मत लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप इसको कंसीडर करना क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. क्वेश्चन की डिमांड, समराइज ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024 शोइंग. आपको कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें प्राइम कॉस्ट आना चाहिए, वर्क्स कॉस्ट आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आना चाहिए और प्रॉफिट. ये 5 चीजें आपको शो करनी है, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट. देखो क्वेश्चन को ट्रांसपेरेंटली देख के क्वेश्चन काफी इजी लग रहा था और क्वेश्चन इजी है भी. हम बनाएंगे इसके लिए कॉस्ट शीट जिसमें ऑफ कोर्स आप सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लेते हो तो आप सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000.
सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार करे हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस दैट इज 1,65,000 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज गिवन 30,000। तो ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया वहां पे 1,50,000 का। इसमें आप ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपके पास 1,20,000 गिवन थी और डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन था नहीं, तो प्राइम कॉस्ट आ गया 2,70,000, जो कि क्वेश्चन की पहली डिमांड थी, प्राइम कॉस्ट बताओ। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की मैं बात करूं तो क्वेश्चन का 1,20,000 लेबर की कॉस्ट है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 120% है, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 120% किया तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड पता चल गया 1,00,000 का। तो आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 370 का, जिसमें आप वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30,000, तो ये आ जाएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट आ गया 3,60,000 रुपए का। अब एडमिन ओवरहेड नॉर्मली आप कंसीडर करते हो, बट क्वेश्चन ने कहा कि जनरल एंड एडमिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने तक ये कंसीडर नहीं करना। तो हम ऐड करेंगे सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 50,000 माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 60,000, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000। इसमें आप बचे हुए अपने खर्चे ऐड कर लो, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस 22,000, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस 18,000। अब देखो हुआ क्या, जब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया 3,50,000, इसमें जनरल एक्सपेंस ऐड किया 18,000, सेलिंग एक्सपेंस ऐड किया 22,000, तो यहां तक का जो टोटल बना वो बना 3,90,000। जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 4 लाख है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 4 लाख है। तो मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे ये अदर एक्सपेंसेस बैलेंसिंग फिगर में लिख दिया 10,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दी 4 लाख, और सेल्स आपकी 5 लाख है ही, तो प्रॉफिट आ गया आपका 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट आ गया आपका 1 लाख रुपए का। मैंने ये सजेस्टेड आंसर आपके लिए बनाया है। अब देखना बनता है यहां पे कि जब इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आएगा तो इंस्टीट्यूट क्या करता है। देखो इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इसका पहला ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपए, इसको टोटली इग्नोर कर दे और यहां पे टोटल कॉस्ट जो है वो 3,90,000 ही कंसीडर करे और 5 लाख रुपए की सेल कंसीडर करके 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट निकालते। ऐसा पॉसिबल है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि इंस्टीट्यूट एज इट इज आंसर जैसे मैंने दिया है 10,000 रुपए की बैलेंसिंग फिगर ये लिख दे। तीसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट क्या करे, 10,000 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर है वो एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस निकालते। क्योंकि अगर हम फॉर्मेटिंग के हिसाब से जाते हैं तो फॉर्मेटिंग के हिसाब से इस क्वेश्चन में सारे के सारे आइटम्स हैं ऑलरेडी, केवल और केवल एक डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर सकता है कि 10,000 रुपए की ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है इसको एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस मान के चले, और अगर इंस्टीट्यूट इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान के चले तो फिर तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सारी की सारी फिगर्स जो है वो वेरी करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए था कॉस्ट शीट, ट्रांसपेरेंटली देखने में ऐसा लग रहा था कि वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मेट ही तो अप्लाई करना है, पर ये जो 10,000 रुपए का डिफरेंस है ये ऑल्टरनेटिव आंसर्स को प्रेजेंट करवा सकता है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है, आपको मैंने अपना आंसर दे दिया है, आप इसके अकॉर्डिंगली अपना मैचिंग कर सकते हो। बेस्ट जो आंसर है, लॉजिकल आंसर जो है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, बट फिर भी मेरा सजेशन ये है जब इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आते हैं फरवरी के एंड में अप्रॉक्स, तो एक बार चेक करना बनता है कि इंस्टीट्यूट ने इस सॉल्यूशन को, इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा देखने को मिलता है तो अकॉर्डिंगली आप उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करो जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2A, दिखने में इजी बट अटेम्प्ट करते वक्त बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें फेस हुई होगी, मेरा ये मानना है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हो तो पार्ट बी जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने हमारी क्लासेस में करा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने हमारी क्लासेस में करा हुआ है। इवन जहां तक मुझे याद आ रहा है ये जो फिगर्स है, फिगर्स भी सेम है।
बस हो सकता है पी क्यू आर की बजाय हमने आपको एक्स वाई जेड या एबीसी करवाया हो, बाकी फिगर्स वगैरह ये सब कुछ सेम आपको क्वेश्चन हमारी क्लासेस में भी देखने को मिल जाता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट इसमें देखने को नहीं मिल रहा था। 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आप इसमें 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। DONX Limited uses three type of material PQR for production of product M for which the following data apply। कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है M और उसके लिए तीन तरीके के मटेरियल यूज करती है PQR। रॉ मटेरियल के नाम हो गए PQR, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल P 10 kg लगेगा, Q 4 kg लगेगा और R 6 kg लगेगा। आपको साथ में रीऑर्डर क्वांटिटी भी बता दी है तीनों मटेरियल की, प्राइस पर केजी भी बता दिया तीनों मटेरियल का जिसका कोई यूज भी नहीं था। इसके अलावा डिलीवरी पीरियड आपको मिनिमम डिलीवरी पीरियड, एवरेज डिलीवरी पीरियड और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड तीनों बता दिए। रीऑर्डर लेवल आपको पी क्यू का बता दिया है, आर का पूछ लिया यहां पे, और मिनिमम लेवल आपको आर का बता दिया है और पी और क्यू का आपसे पूछ लिया है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था। इसमें आपको सबसे पहले तो मिनिमम स्टॉक निकालने थे पी और क्यू के। सर मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस में एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज डिलीवरी पीरियड। सॉल्यूशन जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने छोटी सी वर्किंग बनाई, क्योंकि क्वेश्चन ने यहां पे एक लाइन लिखी थी जो मैंने पढ़ी नहीं थी। वो लाइन क्या थी? तो लाइन ये है कि वीकली प्रोडक्शन varies from 175 to 225 यूनिट, मतलब 175 इज द मिनिमम प्रोडक्शन, 225 यूनिट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो एवरेज आ गया 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एम प्रोडक्शन। लेकिन ये प्रोडक्शन है, जबकि हमें अपने फॉर्मूलों में कंजम्पशन चाहिए होता है। तो मैंने क्या किया, पी क्यू आर तीन तरीके के जो मटेरियल है इनका मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन और एवरेज कंजम्पशन कैलकुलेट कर दिया। कैसे? सर मटेरियल पी जो है, सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम आप 175 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे। अगर आप 175 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, मटेरियल लगेगा 10 केजी, तो 175 इंटू 10 पी, क्यू हो जाएगा 175 इंटू 4 और आर हो जाएगा 175 इंटू 6। मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम आप 225 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, तो 225 इंटू 10 पी, 225 इंटू 4 क्यू, 225 इंटू 6 आर। एवरेज की बात करोगे तो एवरेज आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तो 200 इंटू 10 पी, 200 इंटू 4 क्यू, 200 इंटू 6 आर। तो इस तरीके से मैंने यहां पे मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन कैलकुलेट कर दिए। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको मिनिमम स्टॉक निकालना है। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले मैं पी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो पी का रीऑर्डर लेवल था 8000 माइनस एवरेज कंजम्पशन आपने कैलकुलेट किया था पी का सर एवरेज कंजम्पशन आ रहा था आपका 2000 केजी, और इसका जो एवरेज डिलीवरी पीरियड गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 2। तो अकॉर्डिंगली आपका मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ पी आ गया 4000 केजी। फॉर्मूला तो सेम अप्लाई होगा क्यू की कैलकुलेशन के लिए भी। तो क्यू का रीऑर्डर लेवल आपके पास गिवन है 4750 माइनस क्यू का एवरेज कंजम्पशन आपका 800 और इसका एवरेज डिलीवरी पीरियड है 4। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया 1550 केजी। इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो थी रीऑर्डर लेवल ऑफ आर। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। आर का मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 4, आर का मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड है 4 और आर का मैक्सिमम कंजम्पशन है 1350। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया 5400 केजी। और उसके बाद चौथे में आपको एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ पी कैलकुलेट करना था। दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के। पहला और इजी तरीका यह है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर ओ क्यू प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल 1/2 इंटू आर ओ क्यू। सर रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन था पी का 10,000 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल आपने 4000 निकाला तो 9000 केजी आ गया। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आपने मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर लिया था, आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी कैलकुलेट कर लो पी का, जिसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में गिवन है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है माइनस मिनिमम कंजम्पशन आपने कैलकुलेट किया, मिनिमम डिलीवरी पीरियड क्वेश्चन में गिवन है।
तो आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लोगे, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑलरेडी निकाल चुके हो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकाल सकते हो। आंसर वेरी कर सकते हैं क्योंकि मैं क्लासेस में ही बताता हूं कि ये फॉर्मूला और जो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला है, दोनों अपने आप में डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, आंसर दोनों से वेरी करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वैलिड कंसिडर किए जाते हैं। तो मैंने इजीएस्ट वन आपके लिए दिया है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाला है पहले, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकाला है, तो आपका आंसर करेक्ट है। फिर भी आंसर करेक्ट आपका, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए इजी रहा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो पार्ट कर दिए 7 मार्क्स के। पार्ट ए, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ। और पार्ट बी जो था वो भी रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन जो आपने हमारी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों ही पार्ट काफी ज्यादा इजी रहे। पहले देख लेते हैं पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। Dozin Limited manufactures a single product. It recovers factory overhead at a predetermined rate of ₹20 per man day. सर ऑलरेडी आपके पास प्रीडिटरमाइंड रेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट गिवन था 20 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड वर 35.5 लाख एंड 1.5 लाख डेज रिस्पेक्टिवली। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ है 35.5 लाख का और काम हुआ है 1.5 लाख डेज का। अगर 20 पर मैन डे का रेट था तो 20 इंटू 1.5 30 लाख का आप अब्जॉर्प्शन कर पाओगे। खर्चा हुआ है आपका फिलहाल के लिए 35.5, लेकिन कहते हैं आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹35.5 लाख, ₹2 लाख वर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेजेस फॉर स्ट्राइक पीरियड, कंटिजेंसी है, एंड ₹1 लाख वॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट ईयर। ये इस पीरियड से रिलेट नहीं करता। तो 35.5 में से 2 लाख रुपए स्ट्राइक का और 1 लाख रुपए प्रीवियस पीरियड का माइनस करोगे तो ये बचेगा 32.5 लाख, जबकि अब्जॉर्प्शन होगा केवल 30 का, तो 2.5 लाख रुपए का आपका अंडर अब्जॉर्प्शन आएगा, जिसकी वर्किंग मैंने यहां पे ऑलरेडी शो कर रखी है कि सर ओवरहेड इनकर्ड हुआ आपका 35,50,000, बट इसमें से स्ट्राइक पीरियड का 2 लाख रुपए माइनस कर दो, 1 लाख रुपए प्रीवियस पीरियड का माइनस कर दो, तो 32,50,000 रुपए का एक्चुअल खर्चा बचा। 32,50,000 का एक्चुअल खर्चा बचा। ओवरहेड अब्जॉर्ब की मैं बात करूं, 1.5 लाख दिन काम हुआ, 1.5 लाख डेज काम हुआ, 20 पर मैन डे आपको रिकवर करना था, तो 30 लाख का आप अब्जॉर्प्शन कर पाओगे। तो अब्जॉर्प्शन कम है, कितना कम है एक्चुअल से? 2.5 लाख रुपए, तो अंडर अब्जॉर्प्शन आएगा 2.5 लाख रुपए का, अंडर अब्जॉर्प्शन आएगा 2.5 लाख का। कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड 50,000 यूनिट्स वर सोल्ड, 50,000 यूनिट तो आपने बेच दिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड 12,000 कंप्लीटेड यूनिट्स वर हेल्ड इन स्टॉक, 12,000 फिनिश्ड गुड्स यूनिट आपके पास पड़ी हुई है, बट देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सिमिलरली देयर वाज नो स्टॉक ऑफ अनकंप्लीटेड यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। ओपनिंग WIP तो नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड देयर वर 20,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स which may be treated as 65% complete in all respect। सर 20,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स आपके पास पड़ी हुई है जो कि 65% कंप्लीट है, तो आप इसको 13,000 के इक्वल कंसीडर कर सकते हो, 20,000 का 65%। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। फैक्ट्री की इनएफिशिएंसी की वजह से 40% का अनअब्सॉर्ब्ड हुआ, and the rest were attributable to increase in the cost of indirect material and indirect labor। तो ये 40% चला जाएगा अब नॉर्मल, और बाकी बचा हुआ जो 60% है वो रह जाएगा आपका नॉर्मल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर 2023-24, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, 2,50,000। देन क्वेश्चन कहता है एनालाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो 2.5 लाख रुपए का जो अंडर अब्जॉर्प्शन है उसका 40% इनएफिशिएंसी की वजह से है, तो 2.5 लाख का 40%, 1 लाख रुपए तो ट्रांसफर कर दो आप कॉस्टिंग PL अकाउंट में, बाकी बच गया 1.5 लाख। उसके लिए निकाल लो सप्लीमेंट्री रेट। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर आप बात करोगे 50,000 प्लस 12,000 और 13,000, ये तो टोटल यूनिट्स हो गई 75,000, 75,000। तो 2 रुपए पर यूनिट का रेट आ गया। जो यूनिट आप बेच देते हो उसका अमाउंट चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। 50,000 यूनिट आपने बेच दी थी तो 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कंप्लीटेड फिनिश्ड यूनिट पड़ी हुई है 12,000, तो 2 रुपए के हिसाब से 24,000 फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में चला जाएगा। 20,000 अनकंप्लीटेड यूनिट जो 65% कंप्लीट है, तो 20,000 का 65% 13,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹2, 26,000 रुपए 26,000 चला जाएगा WIP में। तो 2,50,000 जो आपका अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ, 1 लाख रुपए कॉस्टिंग PL में, 1 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स में, 24,000 फिनिश गुड्स में और 26,000 WIP में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ 2,50,000 अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने ही क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जाते हो, इवन सिमिलर क्वेश्चन भी आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी की तरफ बढ़ते हो, दैट इज गिवन फ्रॉम रिकॉन्सिलिएशन, और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ही रहा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ने डिमांड ये थी कि आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाओ, बोथ फाइनेंशियल के हिसाब से भी, कॉस्टिंग के हिसाब से भी, और उसके बाद रिकंसाइल करना था। तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ SONT लिमिटेड, न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये जो डेटा आपके पास फिलहाल दिया गया है वो फाइनेंशियल बुक्स का डेटा है, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो फाइनेंशियल का। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा डेबिट साइड में 50 लाख रुपए, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा 30 लाख रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख रुपए, एडमिन ओवरहेड 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 960, बेड डेट्स आ जाएगा 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 40,000, लीगल चार्जेस आ जाएगा 10,000। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा 20,000, सेल्स आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 320, वर्क इन प्रोग्रेस 240, प्रॉफिट आ जाएगा डेबिट साइड में 12,90,000 का। तो सिंपल अगर मैं कहूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करने वाली बात है। इवन प्रॉफिट भी गिवन ही है 12,90,000 रुपए, बट क्वेश्चन चाहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो फाइनेंशियल का भी रिक्वायरमेंट में, तो मैंने बना दिया है। अब क्वेश्चन ने कहा द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट द डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 लाख। मटेरियल जो फाइनेंशियल बुक्स में 50 लाख लिखा है वो कॉस्टिंग में लिखना है 56 लाख, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। सर जो प्राइम कॉस्ट होगी उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपने प्रोडक्शन किया 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एडमिन ओवरहेड लिखना है। तो 1,20,000 यूनिट सेल कर दी, फिर भी 4,000 यूनिट आपके पास बच गई, ओपनिंग था नहीं, तो टोटल आपने प्रोडक्शन किया 1,24,000 यूनिट का, तो 1,24,000 इंटू 6 आपका एडमिन ओवरहेड आ जाएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो आर रिकवर्ड एट ₹8 पर यूनिट सोल्ड। 8 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने रिकवर करना है, जो कि पर यूनिट सोल्ड होता है। तो 1,20,000 यूनिट आपने बेचती है, तो 1,20,000 इंटू 8 करोगे, आपको आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पता चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल का तो बनी गया, अब आपको कॉस्टिंग के हिसाब से बनाना है। तो सर कॉस्टिंग में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना के दे सकते हो, इवन कॉस्ट शीट भी बना के आप दे सकते हो। मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना दिया यहाँ पे कॉस्टिंग का। सबसे पहले तो मटेरियल की फिगर वेरी कर रही थी आपकी 56 लाख रुपए लेना है कॉस्टिंग में, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है, तो वो मैंने यहाँ से पिक कर लिया। मटेरियल के बाद वेजेस लेते हैं, वेजेस अलग से गिवन था नहीं, तो 30 लाख रुपए आप एज इट इज फाइनेंशियल का पिक कर लो। तो अकॉर्डिंगली आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 86 लाख। एज पर क्वेश्चन आपने फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20% कंसिडर करना है, तो 86 लाख का 20% 17,20,000 फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, तो ये आ गया आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, जिसमें से आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दोगे, जो कि आपके पास 2,40,000 रुपए गिवन है। तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा आपका नेट वर्क्स कॉस्ट 1,80,000। 1,80,000। इसमें आप ऐड करते हो एडमिन ओवरहेड। क्वेश्चन का एडमिन ओवरहेड 6 रुपए पर यूनिट लेना है, तो 1,20,000 यूनिट बेच दी, 4,000 बच गई, तो 1,24,000 आपने यूनिट बनाई, तो 1,24,000 इंटू 6
ये आ गया 7,44,000 आपका एडमिन ओवरहेड आ गया। टोटल इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आप माइनस कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो सिंपल क्लोजिंग में कितनी बच गई 4,000 यूनिट। तो सिंपल हम क्या कहेंगे 1,08,24,000 की कॉस्ट है, 1,24,000 यूनिट की, तो 4,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 349,161। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,04,74,839। इसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा, 1,20,000 यूनिट आपने बेची है, 8 रुपए पर यूनिट लिखना है, तो 9,60,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, क्रेडिट साइड में सेल्स बुक कर दी 1,20,00,000 है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया 565,161। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है। आपको अगर 2-3 बार रिवीजन करा हुआ हो तो आपको फिगर भी याद आ जाएगी 565,161। अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट आ गया कॉस्टिंग का। जब आपके पास कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी आ गया और फाइनेंशियल का प्रॉफिट भी है, तो अब आप अपना रिकॉन्सिलिएशन बना सकते हो। प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग आ रहा है 565,161 और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने को पहुंचना है 12,90,000 पे। एक एक आइटम चेक कर लो कॉस्टिंग से। सबसे पहले सर कॉस्टिंग में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपने मटेरियल की कॉस्ट कॉस्टिंग में ज्यादा लिखी है, फाइनेंशियल में 50 लाख है, कॉस्टिंग में 56 लाख है, तो 6 लाख रुपए वापस एड बैक कर लो। सबसे पहले तो मटेरियल ओवरचार्ज 6 लाख रुपए एड बैक कर लो। लेबर तो हमने पीछे से ही पिक किया था। फैक्ट्री ओवरहेड आपने कॉस्टिंग में लिखा है 17,20,000, जबकि फाइनेंशियल में ये था 16 लाख, तो सर ये 1,20,000 रुपए ओवर हो गया, वापस एड बैक कर लो। 1,20,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड वापस एड बैक कर लो। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह तो वहीं से पिक किया है। एडमिन ओवरहेड 744 लिखा है कॉस्टिंग में, जबकि फाइनेंशियल में केवल 7 लाख है, तो ये भी 44,000 रुपए का खर्चा ज्यादा लिखा है, एड बैक कर लो 44,000 का एक्सपेंसेस। और आगे चलो, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपने कॉस्टिंग में लिखा है 349,161, जबकि फाइनेंशियल में ये लिखा हुआ था 3,20,000। तो ओवर वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, तो कम कर दो। दोनों का जो डिफरेंस है 29,161 लेस कर दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें तो कोइंसिडेंस ये है कि दोनों जगह ही आपने सेम खर्चा लिखा है 960, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये तो बात हो गई कॉस्टिंग के ट्रांजेक्शन से। इसके बाद जो एडिशनल आइटम है डेबिट साइड में वो माइनस कर दो, और क्रेडिट साइड में जो एडिशनल आइटम है वो प्लस कर दो। बैड डेट्स माइनस कर दो 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर दो 40,000, लीगल चार्जेस माइनस कर दो 10,000, डिविडेंड रिसीव्ड प्लस कर लो 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस कर लो 20,000। सर बस अकॉर्डिंगली आपका बैड डेट माइनस कर दिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर दिए, लीगल चार्जेस माइनस कर दिए, डिविडेंड ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, आप पहुंच गए अपने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और इस तरीके के कई क्वेश्चंस आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई होगी। इवन रिवीजन क्लासेस वगैरह में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, जो फास्ट ट्रैक यूट्यूब पे आपको करवाए थे, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आपके साथ डिस्कस किए थे। और काफी बच्चों का व्यू ये भी था सर फास्ट ट्रैक का काफी बेनिफिट मिला, और नो डाउट जो हमारे रजिस्टर्ड पेड स्टूडेंट थे उनको तो बेनिफिट मिला ही मिला है, क्योंकि उनको तो हमने क्लासेस के साथ साथ फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड ऑलमोस्ट करवाया है, तो काफी अच्छे पेपर्स बच्चों के गए भी हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट किए गए 7 मार्क्स के, जिसमें पार्ट ए जो है वो दिया गया आपको सर्विस कॉस्टिंग में से, और पार्ट बी जो है वो आपको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A, प्रानो सर्विसेज लिमिटेड ओन्स ए बस, ध्यान रखना बस एक ही है, एंड ऑपरेट्स ए टूरिस्ट सर्विस ऑन डेली बेसिस। द बस स्टार्ट फ्रॉम न्यू टाउन टू स्वीट विलेज एंड रिटर्न बैक टू न्यू टाउन द सेम डे। एक बस आपके पास न्यू टाउन से चलती है, स्वीट विलेज जाती है और सेम डे वापस आती है। डिस्टेंस बिटवीन न्यू टाउन एंड स्वीट विलेज इज 250 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर का है। दिस ट्रिप ऑपरेट्स फॉर 10 डेज इन ए मंथ। न्यू टाउन से स्वीट विलेज जाना और आना 10 दिन तक ये सर्विसेज जाती है इस बस से, 20 दिन तो फिर भी बच गए।
कहते हैं द बस ऑल्सो अप्लाइज फॉर अनदर 10 days बिटवीन न्यू टाउन एंड राजपुर एंड रिटर्न बैक टू द न्यू टाउन द सेम डे। इसी तरीके से बस 10 दिन क्या करती है, न्यू टाउन से राजपुर जाती है, वापस आती है सेम डे। और डिस्टेंस जो है न्यू टाउन और राजपुर का वो है 200 किलोमीटर का, ठीक है। इसके अलावा द बस मेक्स लोकल साइट सीइंग ट्रिप फॉर 5 days इन ए मंथ कवरिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर पर डे। राजपुर और स्वीट विलेज के अलावा 5 दिन बस जो है वो न्यू टाउन में ही साइट सीइंग के लिए चलती है, पर डे 80 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कवर करती है, ठीक है। बस एक ही है, 10 दिन स्वीट विलेज, 10 दिन राजपुर और 10 दिन लोकल साइट सीइंग, वो 5 दिन लोकल साइट सीइंग। एंड द फॉलोइंग डेटा आर गिवन बिलो। बस की कॉस्ट है 70,80,000। डेप्रिशिएशन लगाना आपको 20% का SLM मेथड के अकॉर्डिंगली। तो सर 70,80,000 का 20%, लेकिन ये तो पूरे साल का आ जाता है, जबकि हमारे पास डेटा मंथली है, तो डिवाइड बाई 12 कर लोगे तो आपको डेप्रिशिएशन पता चल जाएगा 1,18,000 रुपए का। आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाओगे, सबसे पहले डेप्रिशिएशन बुक कर सकते हो 1,18,000 का। ड्राइवर की सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है, एज इट इज कॉपी कर लेंगे 20,000 पर मंथ। सिमिलरली कंडक्टर की सैलरी है 12,000 रुपए पर मंथ, ये भी कॉपी हो जाएगी। पार्ट टाइम क्लर्क की सैलरी है 6,000 रुपए पर मंथ, ये भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 12,000 और 6,000 ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। इंश्योरेंस 24,000 रुपए पूरे साल का है, तो डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, तो 2,000 रुपए पर मंथ आ जाएगा इंश्योरेंस का एक्सपेंस। इसके अलावा डीजल की अगर मैं बात करूं तो डीजल का कंजम्पशन है 10 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर डीजल में 10 किलोमीटर आपकी बस चलेगी और 90 रुपए पर लीटर का रेट है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है नंबर ऑफ किलोमीटर्स की, जो कि सिंपल है, 250 किलोमीटर बस जाएगी, 250 किलोमीटर आएगी, तो 250 इंटू 2 इंटू 10। अगर हम न्यू टाउन से स्वीट विलेज की बात करें तो 250 इंटू 2 इंटू 10। सिमिलरली जब राजपुर बस जाएगी तो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, तो 200 इंटू 2 इंटू 10, ये आ जाएगा 4,000। और लोकल साइट सीइंग की अगर बात करें तो 5 दिन 80 किलोमीटर, तो 80 इंटू 5 400 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, तो 9400 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर होगा। 1 लीटर डीजल में बस चलती है 10 किलोमीटर, तो 9400 डिवाइड बाई 10, 9400 डिवाइड बाई 10, ये आपको 940 लीटर का डीजल लग जाएगा। और रेट है पर लीटर 90 रुपए का, तो आपकी डीजल की कॉस्ट आ जाएगी 84,600 की। इसके बाद अगर और आगे बढ़े तो टोकन टैक्स है 36,000 पर एनम लिखा हुआ है, तो डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, 3,000 रुपए टोकन टैक्स आ जाएगा आपका, 3,000 रुपए टोकन टैक्स आ जाएगा। इसके अलावा परमिट फी 4,000 रुपए पर मंथ, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस 5389 फॉर द मंथ, कॉपी पेस्ट हो जाएगी ये दोनों फिगर्स। इसके बाद कहते हैं ल्यूब्रिकेंट ऑयल 800 रुपए का खर्चा है 200 के लिए, तो 800 है 200 के लिए, तो 9400 के लिए कितना, अकॉर्डिंगली आ जाएगा 37,600। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 17,236 पर मंथ, कॉपी पेस्ट कर सकते हो पर मंथ। अकॉर्डिंगली आपको टोटल कॉस्ट पता चल गई। और क्वेश्चन का कहना है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बस है 60 पैसेंजर की। व्हाइल प्लाइंग टू एंड फ्रॉम स्वीट विलेज द बस ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब 60 का 90% 54 पैसेंजर होंगे। 80% पैसेंजर होंगे राजपुर के टाइम पे, तो 60 का 80% 48। और जब ये लोकल साइट सीइंग के चलती है तो फुल कैपेसिटी मतलब 60 पैसेंजर। द कंपनी अर्न ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन टेकिंग, इग्नोर कर दो इंटरेस्ट और टैक्सेशन, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है दैट विल इंडिकेट 75%। तो अगर 309,825 75% है, तो टोटल रिसिप्ट आ जाएगी 4,13,100 और 25% फिगर आ जाएगी 1,03,275। हमें क्या बताना है सर, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर रेट टू बी चार्ज टू स्वीट विलेज राजपुर फ्रॉम न्यू टाउन एंड लोकल ट्रिप। स्वीट विलेज, राजपुर और लोकल साइट सीइंग तीनों के लिए अलग अलग फेयर बताना है। तो हमने ऑलरेडी किलोमीटर तो कैलकुलेट करे हुए थे ही। मैंने क्या किया, पैसेंजर किलोमीटर निकाल ली, नंबर ऑफ किलोमीटर कॉपी किए। पैसेंजर की मैं बात करूं तो कैपेसिटी है 60, तो स्वीट विलेज के केस में 60 का 90%, राजपुर के केस में 60 का 80% और लोकल साइट सीइंग में तो फुल कैपेसिटी मतलब 60 ही रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पैसेंजर किलोमीटर आ गए
4,86,000। इसका मतलब ये है कि हमें 4,13,100 रिकवर करना है 4,86,000 पैसेंजर किलोमीटर से, तो पर पैसेंजर किलोमीटर 85 पैसा आया पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 85 पैसा लेना है। जो स्वीट विलेज जाएगा आएगा वो 500 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर लेगा, तो उससे आप 425 रुपए का किराया ले लो। जो राजपुर जाएगा आएगा वो 400 किलोमीटर ट्रेवलिंग कवर करेगा, तो उससे आप 340 रुपए ले लो। और जो लोकल साइट सीइंग कवर करेगा वो 80 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करके आएगा, तो आप उससे 68 रुपी पर पैसेंजर ले लो। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। इस तरीके का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा हुआ होता है, बस थोड़ा सा नाम का फर्क है। जैसे इसमें स्वीट विलेज और स्वीट विलेज, राजपुर, लोकल साइट सीइंग, इस तरीके से हमने चंडीगढ़, जयपुर, आगरा, समथिंग इस तरीके से ये क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है अपनी क्लासेस में। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन ही था 7 मार्क्स के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से आपको देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपने सेम क्वेश्चन भी क्लासेस में करा हुआ है और इस तरीके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। XINOS लिमिटेड, ए कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईच ईयर। क्लोजिंग करते हो 31 मार्च को, और जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ आपका 1 जुलाई को, मतलब 9 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे कवर्ड हो रहा है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2024। मटेरियल लिख लोगे 2,51,000 डेबिट साइड, ऑलरेडी सॉल्यूशन तैयार है आपके लिए। लेबर बुक कर लेंगे 565,600, फॉरमैन का खर्चा बुक कर लेंगे 81,300। इसके बाद आपने एक मशीन खरीदी, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 2,60,000 की, जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 15,000, लाइफ है 7 ईयर्स की, 146 डेज के लिए आप अपने प्लांट पे यूज कर रहे हो। तो 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 7 पर एनम का डेप्रिशिएशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 146 डिवाइड बाय 365, 14,000 का आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा। इसके अलावा एक सुपरवाइजर है जिसको आप 8,000 रुपए पर मंथ पे कर रहे हो। क्वेश्चन में आप देख चुके हो 9 महीने का पीरियड कवर है, तो 8,000 इंटू 9 72,000 बनता है, जिसने यहां पे केवल और केवल आधा टाइम ही अपना डिवोट किया है, तो 36,000 चार्ज कर लो, 36,000 चार्ज कर लो, 8,000 इंटू 9 का हाफ। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस और एडमिन चार्जेस आपके 136,500 के, तो अदर एक्सपेंसेस के नाम से 136,500 बुक कर दिए। मटेरियल आपके पास बच गया 35,400 का, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिखा दो 35,400 रुपए का। और इसके बाद कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 20 लाख रुपए का, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2024 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। 2/3 होता है 66.66%। द आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन आर्किटेक्ट ने 50% का ही सर्टिफिकेट दिया। आपने अगर 66.66% काम कर दिया, आर्किटेक्ट ने 50% ही काम सर्टिफाई किया, तो वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो बच गया आपका यहां पे 16.66%। एंड द कॉन्ट्रैक्टर ने पे कर दिया यहां पे 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो आप कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट ही बैलेंसिंग फिगर में निकाल दोगे, जो 10,49,000 आ जाएगा। आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया 10,49,000 को, और क्रेडिट साइड में दिखा दिया बाई वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड की बात करूं 50% का सर्टिफिकेट है, तो 20 लाख का 50% 10 लाख रुपए तो वर्क सर्टिफाइड हो गया। अनसर्टिफाइड के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ वर्क डन मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट आपने कैलकुलेट किया 10,49,000, एज पर क्वेश्चन आप काम कंप्लीट कर चुके हो 66.66%, अनसर्टिफाइड रह गया 16.66, तो ये आ गया 262,250। इसको ले जाके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख दो। अकॉर्डिंगली आपको आपका नॉशनल प्रॉफिट पता चल गया। नॉशनल प्रॉफिट को फिर से आप कैरी फॉरवर्ड कर लो आगे, और इसके दो पार्ट किए जाते हैं, वन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वन इज मेंटेन इन रिजर्व इन WIP। ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए वर्क सर्टिफिकेशन चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50% वर्क सर्टिफाइड है, और 50% वर्क सर्टिफाइड के केस में ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मूला होता है 2/3
मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है 213 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड एज पर क्वेश्चन आपको हो चुका है 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। और कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड था आपका 20 लाख का 50%, 10 लाख। अकॉर्डिंगली ये फिगर आ गई आपकी 106,625, 106,625 दैट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस जो बच गया सेम फिगर 106,625 दैट विल बी मेंटेन्ड इन रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस तरीके से सिंपल आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उसमें केवल और केवल जो कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन था उसमें जो 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बस वही वहां पे एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट था कि कैलकुलेशन के हिसाब से 3,90,000 जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 4 लाख, तो उस 10,000 की बैलेंसिंग फिगर को इंस्टीट्यूट क्या कंसीडर करता है वो मैटर करता है। बाकी मैंने अदर एक्सपेंसेस वहां पे शो किया ही था, या फिर इंस्टीट्यूट हो सकता है कॉस्ट ऑफ सेल्स जो 4 लाख गिवन है क्वेश्चन में उसको इग्नोर करे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट किए गए। पार्ट ए में आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन दिया गया, सेम क्वेश्चन विदाउट फिगर चेंज, विदाउट फिगर चेंज आपने ये क्वेश्चन अपनी क्लासेस में करा हुआ है। और जो पार्ट बी था दैट वाज गिवन फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगेन एक इजी क्वेश्चन था जिसमें किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था, आपको 500 तरीके के मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दे देने थे। यहां पे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5A प्रोसेस कॉस्टिंग की। क्वेश्चन नंबर 5A, Montech Limited is engaged in process engineering industry. Its product ZP passed through 2 process A and B, and during the month of September 2024 the input to process A of basic raw material was 8,000 unit at the rate of ₹9 per unit. तो सबसे पहले जब आप प्रोसेस ए अकाउंट बनाओगे तो उसमें बेसिक रॉ मटेरियल इनपुट आ जाएगा 8,000, 9 रुपीज के अकॉर्डिंगली 72,000 रुपीज की कॉस्ट। इसके बाद आउटपुट जो आएगा प्रोसेस ए में वो 7,500 यूनिट्स आएगा। नॉर्मल लॉस अपने को 5% रखना है, तो 8,000 का 5% 400 यूनिट आपका नॉर्मल लॉस होगा। स्क्रैप का रेट होगा 2 रुपए, तो 800 रुपए की अमाउंट आ जाएगी। 400 into 2 800 की अमाउंट आ जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंस बुक करेंगे 12,000, डायरेक्ट एक्सपेंस बुक करेंगे 6,000। इसके बाद सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, देखते हैं क्या रिलेवेंसी है। कहते हैं टोटल ओवरहेड है 17,400 रुपए, जो कि आपको रिकवर करना है एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इस ओवरहेड की अमाउंट को जो डायरेक्ट वेजेस उसको प्रोपोर्शन में बांट सकते हो। सिंपली यू कैन से अगर 17,400 का ओवरहेड है, वेजेस की अमाउंट है 36,000 की, तो अगर 17,000 है 36,000 के लिए, 17,400 है 36,000 के लिए, तो 12,000 के लिए कितना होगा? 17,400 डिवाइड बाई 36,000 इंटू 12,000, इट विल बी 5,800, इट विल बी 5,800। इसके बाद कहते हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए है एंड दे आर नॉट एलोकेटेड टू द प्रोसेस, वो प्रोसेस में एलोकेट नहीं करने, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वाज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द बैलेंस वाज सोल्ड। जो 7,500 यूनिट आपने प्रोसेस ए में बनाई है उसका 2/3 5,000 यूनिट तो नेक्स्ट प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर दो, और बाकी जो 2,500 यूनिट बच गई उसको बेच दो। तो मैंने क्या किया, आउटपुट जो था उसके 2 पार्ट कर दिए, 5,000 अलग कर दिया ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और 2,500 सोल्ड में लिख दिया। इससे क्या हुआ, डेबिट साइड में यूनिट थी 8,000, क्रेडिट साइड में बन रही थी 7,900, तो बैलेंसिंग फिगर में 100 यूनिट आपका अब नॉर्मल लॉस आ गया। अब कहानी ये थी इस क्वेश्चन में, द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज सोल्ड, बी का सारा आउटपुट आपने बेच दिया है। इट इज अज्यूम्ड दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने कहा कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अकाउंट बनाओ और साथ में प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताओ। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का प्रॉफिट पूछा है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जैसे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, ये जो
डेबिट साइड में आपकी कॉस्ट थी, इसका टोटल कर लिया, दैट इज टोटल प्रोसेस कॉस्ट ये आई 95,800 माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 800 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट थी 8000, नॉर्मल लॉस की यूनिट थी 400, 12.5 रुपए का रेट आया। ये 12.5 रुपए का रेट अब नॉर्मल लॉस पे अप्लाई हो जाएगा और आउटपुट की यूनिट जो है उसमें ट्रांसफर टू प्रोसेस पे अप्लाई कर दिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम सोल्ड यूनिट पे भी इसको अप्लाई करते हैं, बट प्रोसेस में हमें प्रॉफिट निकालना था तो मैंने यहां पे क्या किया, इन 2500 यूनिट पे सेलिंग प्राइस अप्लाई की है, सेलिंग प्राइस अप्लाई किया, जिसकी वजह से डेबिट साइड में आपको प्रॉफिट पता चल गया। दोनों काम एक साथ कर दिए, प्रोसेस अकाउंट भी बना दिया और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके कर दे दिया। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे प्रोसेस ए अकाउंट में आप क्या करो, इसकी कॉस्ट शो कर दो 2500 इंटू 12.5 के हिसाब से। इसके नीचे आप क्या करो, इसके नीचे आप ये जो कॉस्ट होगी उसको ट्रांसफर कर दो प्रोसेस अकाउंट में और क्रेडिट साइड में बाई सेल्स डाल के प्रोसेस ए का प्रॉफिट शो कर सकते हो। मर्जी आपकी है, दोनों तरीके से प्रेजेंटेशन वैलिड मानी जाती है। और जैसे आपने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया, सिमिलरली प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा। प्रोसेस बी में सबसे पहले तो आप ये 5000 यूनिट एट द रेट ऑफ 12.5 62,500 कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे। देन प्रोसेस बी का डेटा कॉपी कर लेंगे। प्रोसेस बी की अगर बात करें तो प्रोसेस बी में आपको नॉर्मल लॉस रखना है 10%, तो 5000 का 10% 500 यूनिट आ जाएगा। स्क्रैप का रेट 10 रुपए गिवन है तो ये 5000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस 24,000 कॉपी कर लो, डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000 कॉपी कर लो। ओवरहेड क्वेश्चन ने कहा था 17,400 है, 36,000 की वेजेस के लिए, तो 24,000 के लिए आ जाएगा 11,600 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि सारा का सारा माल हमने बेच दिया है, तो क्रेडिट में जब हम आउटपुट डालेंगे तो आउटपुट कितना जनरेट हुआ आपका 4800 का। जैसे ये 4800 लिखा, इससे क्या हुआ, क्रेडिट साइड में यूनिट की टोटल आया 5300, जबकि डेबिट साइड में 5000 ही था। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने की वजह से दैट इज नॉन एज अब नॉर्मल गेन ऑफ 300 यूनिट्स। यूनिट का कॉलम मैच कर दिया आपने। अब नॉर्मल गेन के लिए आप क्या करो, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो। तो हमने क्या किया, हमने ये जो डेबिट साइड की कॉस्ट का टोटल था वो कर लिया। ये आ रहा था 1,03,100 माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू 5000 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 5000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 500, रेट आ गया 21.8 का। ये 21.8 का रेट यहां पे अप्लाई किया, अब नॉर्मल गेन की अमाउंट आ गई। आपने सारा का सारा माल बेच दिया था, तो मैं इसी प्रोसेस में प्रॉफिट दिखाना चाह रहा था, तो मैंने कॉस्ट ना दिखा के सेलिंग प्राइस पे इसको बुक किया 25 रुपए पे। अकॉर्डिंगली इससे क्या हुआ, डेबिट साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट मिल गया। ऑल्टरनेटिव आप ये भी कर सकते हो कि इस 4800 यूनिट पे 21.8 का रेट अप्लाई करो, अमाउंट निकाल के छोड़ दो। देन इसके नीचे प्रोसेस में क्या करो, इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना, कॉस्ट को क्रेडिट साइड में बाई सेल्स दिखाना। अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस बी का प्रॉफिट शो कर सकते हो। ध्यान देना, क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाता। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस ए एंड बी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। प्रोसेस का प्रॉफिट पूछा था, जिसकी वजह से मैंने सेम प्रोसेस अकाउंट में ही प्रॉफिट शो किया है। बाकी इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये आ सकता है कि इंस्टीट्यूट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपको दे दे, ऐसा पॉसिबल है। बाकी मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बनता नहीं है। हाँ, आप प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट बेसिस पे बना के उसके नीचे इंडिविजुअली प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का प्रॉफिट दिखा दो, वो एक वैलिड पॉइंट हो सकता है 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद सिंपल क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स की वेटेज का, जिसमें आपको 5 तरीके के मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करके देने थे। क्वेश्चन नंबर 5B, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ EMON लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर द वीक एंडेड अक्टूबर 2024। आपके पास स्टैंडर्ड भी गिवन है, आपके पास एक्चुअल भी गिवन है। मटेरियल एस और टी 60 और 40% रहेंगे, जिसमें लॉस हो जाएगा 10% का, तो ऑफकोर्स वो 90% ही बचेगा। यूनिट का प्राइस भी गिवन है, एक्चुअल में क्वांटिटी यूनिट प्राइस और एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है। और क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि आपको कॉस्ट प्राइस यूसेज मिक्स यील्ड, मतलब मटेरियल के 500 वेरिएंसेस कैलकुलेट करके देने। तो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनपुट एज्यूम कर लिया इसके अंदर 100। अगर आपने 100 इनपुट एज्यूम किया तो 60% 60 आ जाएगा, 40% 40 आ जाएगा। 10% लॉस होने के बाद
आपका स्टैंडर्ड आउटपुट भी 90 आया, एक्चुअल आउटपुट भी 90 है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे रेट कॉपी कर दिए 20 और 10 का 1200 और 400 आ गया। एक्चुअल डेटा सीधा सीधा एज इट इज कॉपी कर दिया 44, 66, 25 और 5 मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट कर दिए। आरएसक्यू की जरूरत पड़ेगी जब आप मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। आरएसक्यू का सिंपल आपने क्या करना होता है, जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी 110 उसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, मतलब 3:2, तो ये 66 और 44 आ गया। फॉर्मूलाज अप्लाई कर दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 1600 माइनस 1430 इट विल बी 170 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएंगे 2010, एक्चुअल प्राइस हो जाएंगे 25 और 5 और एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगी 44 और 66, तो ये आ जाएगा इंडिविजुअल एसओटी का और टोटल आ जाएगा 110 फेवरेबल। यूसेज वेरिएंस की बात करें स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस 20 माइनस वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही 60 माइनस 44 इंटू 20 और 40 माइनस 66 इंटू 10, तो ये इंडिविजुअल फिगर आ गई और टोटल आ गया आपका 60 फेवरेबल। इसके बाद मैंने अप्लाई किया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला होता है आरएसक्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये हो जाएगा 66 माइनस 44 इंटू 20, 44 माइनस 66 इंटू 10 और इसका टोटल कर लोगे तो ये 220 फेवरेबल आ जाएगा। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 60 माइनस 66 इंटू 24 एस, 40 माइनस 44 इंटू 10 4 टी, दोनों का टोटल कर लोगे आपको टोटल यील्ड वेरिएंस पता चल जाएगा। कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं, काफी सिंपल क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स के लिए। आप क्या क्या पढ़ के जाते हो और पूछा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, वो फुल्ली डेडिकेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग और पूरा का पूरा एक सिंगल क्वेश्चन विदाउट पार्ट्स आपको 14 मार्क्स का दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है क्वेश्चन तो। SENTOR लिमिटेड, सेंटोर लिमिटेड, a manufacturing company manufactures a single product with a capacity of 1,50,000 यूनिट्स पूरे साल में बनाने की कैपेसिटी तो है। द समराइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर इज एज अंडर, लेकिन बेच रहे हैं 1 लाख यूनिट 15 रुपए के हिसाब से, 15 लाख रुपए की सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मटेरियल की कॉस्ट है 3 लाख रुपए, लेबर की कॉस्ट है 2 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल है 60,000, फिक्स्ड है 3 लाख, एडमिन ओवरहेड फिक्स्ड है 1,50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 90,000, फिक्स्ड है 1,50,000, टोटल कॉस्ट हो गई 12,50,000, तो प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख का। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग ऑप्शन, और ईच ऑप्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली लेना है, मतलब हर पॉइंट अलग अलग ही मान के चलो। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल इफ द पैकिंग इज इंप्रूव्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 पर यूनिट। तो आपकी जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹1 पर यूनिट से बढ़ जाएगी। आपको सेल्स बताना है और वो भी अमाउंट में, तो सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार करा हुआ है। सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स आपको कैलकुलेट करनी है तो एक्स लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो पूरे क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट देख लो कितनी है। सर फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे 3 लाख रुपए प्रोडक्शन ओवरहेड, 1.5 लाख रुपए एडमिन ओवरहेड और 1.5 लाख रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 6 लाख की। एज पर पॉइंट नंबर 1 रिक्वायरमेंट आपको चाहिए 25% प्रॉफिट ऑन सेल। तो अगर आपने सेल एक्स एज्यूम करिए तो इसका 25% 0.25x डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो आपको पहली लाइन में दिख गया था 15 रुपए पर यूनिट का, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट के नाम पे 3 लाख रुपए डायरेक्ट मटेरियल, 2 लाख रुपए डायरेक्ट लेबर, 60,000 रुपए प्रोडक्शन ओवरहेड, 90,000 रुपए सेलिंग ओवरहेड। ये तो आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो, तो इसका टोटल आया 6.5 लाख। नंबर ऑफ यूनिट कितनी बेच रहे थे आप? 1 लाख, तो इसका मतलब 6.5 रुपए पर यूनिट तो क्वेश्चन में गिवन था वो है। 1 रुपए क्वेश्चन ने कहा है पॉइंट नंबर 1 में आप पैकिंग कॉस्ट में लगा दोगे इंप्रूव करने के लिए, तो आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 7.5। अकॉर्डिंगली ये पीवी रेशियो आ गया 50%, जो यहां पे अप्लाई करके सॉल्व किया तो आपकी सेल्स आ गई 24 लाख रुपए।
24 लाख रुपए की सेल करोगे तो 25% ऑन सेल प्रॉफिट का टारगेट कमा पाओगे, 1 रुपए आपकी पैकिंग कॉस्ट पे भी लग जाएगी। पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट कहता है देयर इज एन ऑफर फ्रॉम ए लार्ज रिटेलर टू परचेज 30,000 यूनिट्स पर एनम सब्जेक्ट टू प्रोवाइडिंग ए पैकिंग विद ए डिफरेंट ब्रांड नेम एट ए कॉस्ट ऑफ 2 पर यूनिट। एक रिटेलर आया, वो आपसे 30,000 यूनिट चाहता है। हमारी कैपेसिटी तो ज्यादा थी, 1.5 लाख की थी, 1 लाख बेच रहे थे, मतलब मेरे पास कैपेसिटी तो फालतू है, तो मैं 30,000 यूनिट बनाकर बेच सकता हूं। इसके लिए 2 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी एक्स्ट्रा। सर ठीक है, जो पहले 6.5 आ रही थी वो 2 रुपए बढ़ के 8.5 हो जाएगी। लेकिन हाउ एवर इन दिस केस देर विल बी नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्सो दिस विल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस, और ये कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन जानना चाहता है आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन प्राइस फॉर दिस एडिशनल ऑफर। सर ब्रेक इवन प्राइस का मतलब मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, मैं अपनी कॉस्ट लूंगा केवल। तो मेरी जो कॉस्ट आ रही थी पहले, वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 6.5 रुपए में, लेकिन 90,000 रुपए का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी था। और क्वेश्चन कहता है कि अब आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा। तो 90,000 रुपए था 1 लाख यूनिट पे, मतलब 90 पैसे का आ रहा था। तो 6.5 रुपए में से 90 पैसा तो हटा दो, 6.5 रुपए जो आपकी कॉस्ट आ रही थी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें 90 पैसा हटा दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 2 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी पर यूनिट, तो वो 2 रुपए ऐड कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट तो कोई एडिशनल बोली नहीं है तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब आपकी 7.6 पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। और अगर आप ब्रेक इवन प्राइस चाहते हो तो बस यही प्राइस चार्ज कर लो, ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको कोई लॉस होने वाला है। तो सेकंड पॉइंट का आंसर यही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो कहते हैं इफ एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹3 लाख इज मेड ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, द सेल्स वुड इंक्रीज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 1 लाख यूनिट टू 1,20,000 यूनिट। सर 1 लाख से 1,20,000 यूनिट हो जाएगी, और ये जो 20,000 यूनिट है वो 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होगी। द सेल वुड इंक्रीज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ 1 लाख यूनिट टू 1,20,000 यूनिट एट ए प्राइस ऑफ 18 पर यूनिट। विल दैट एक्सपेंडिचर बी जस्टिफाइड? क्या ये एक्सपेंडिचर आपके लिए जस्टिफाइड है कि नहीं है? तो देखो सिंपल सी बात है, आपकी 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा बिक गई 18 रुपए के हिसाब से, 3,60,000 रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया। जब इस 20,000 यूनिट को आप बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 6.5 रुपए के हिसाब से, 1,30,000 रुपए ये लग गए, और एक आपको 3 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे लगाने पड़ गए, तो ये तो लॉसेज में चले गए आप 70,000 के। तो इसका मतलब ये ऑफर तो जस्टिफाई नहीं है आपके लिए। और फोर्थ पॉइंट में बात करूं, कहते हैं अगर सेलिंग प्राइस को कर दिया जाए 2 रुपए से कम, 2 रुपए से सेलिंग प्राइस को कम करने का मतलब है पहले जो आपका सेलिंग प्राइस 15 रुपए था, पहले जो आपका सेलिंग प्राइस 15 रुपए था वो हो जाएगा अब 13 रुपए। देयर विल बी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 1.5 लाख यूनिट बेच पाओगे। पर विल द रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस बी जस्टिफाइड? तो इससे क्या हो रहा है सर, इससे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया सेल्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। अब आप पूरी 1.5 लाख यूनिट 13 रुपए के हिसाब से बेच पाओगे। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 6 लाख थी, वो 6 लाख ही रहनी है, कोई चेंज नहीं बोला। प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, पीवी रेशियो मैंने फिर से कैलकुलेट कर दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। सेलिंग प्राइस अब हो गया 13 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6.5 है, तो 50% पीवी रेशियो आया, तो प्रॉफिट आ रहा है 375 का, 375 का। सर पहले हम प्रॉफिट कमा पा रहे थे 2.5 लाख का, अभी मैं कमा पाऊंगा 375 का, तो ये जस्टिफाइड है। तो इस तरीके से ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से दिया गया, जिसमें 4 इंडिपेंडेंट सिचुएशन थी जो आपको एनालाइज करके देनी थी, इवेल्युएट करके देनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट किए गए, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए रखा गया बजट में से, बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से 7 मार्क्स का, और पार्ट बी जो था वो थ्योरी क्वेश्चन था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से, जो पहले से अपने को पता ही होता है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट बी होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। तो ऑलमोस्ट पेपर के जो पैटर्न है वो सेट हो चुके हैं।
जब तक कि इंस्टीट्यूट अलग से कुछ नहीं करता पेपर पैटर्न में चेंज। अब पेपर के पैटर्न देखे जा रहे हैं दिसंबर 23, जून 24 और ये दिसंबर 24। तो पेपर के पैटर्न ऑलरेडी सेट हो चुके हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनेंगे। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली सब कुछ ऑलमोस्ट सेट है। तो आप अगर जून 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है इस टाइम पे, तो जून 2025 में भी आप कुछ इसी तरीके का पैटर्न जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर का एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर इंस्टीट्यूट मॉडल क्वेश्चन पेपर में कुछ अदरवाइज ना दे तो। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए की। फ्लेक्सिबल बजट में से ये क्वेश्चन दिया गया, ए डिपार्टमेंट ऑफ सोनेक्स लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अटेन्स ए सेल्स ऑफ ₹6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। 6 लाख रुपए की सेल है 80% पे, एंड इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। ऑफिस सैलरी है 90,000, जनरल एक्सपेंसेस है 2% ऑफ सेल्स, डेप्रीशिएशन 7,500, रेंट एंड रेट्स 8,750, ये एडमिन का खर्चा दे दिया। देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आपको वेजेस बता दी 15,000, रेंट बता दिया 1% ऑफ सेल्स, अदर एक्सपेंसेस बता दिए 4% ऑफ सेल्स। सेलिंग कॉस्ट में सैलरीज 8% ऑफ सेल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2% ऑफ सेल, सेल ऑफिस 1% ऑफ सेल, जनरल एक्सपेंस 1% ऑफ सेल। क्वेश्चन का कहना है ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर अज्यूम्ड टू रिमेन अनचेंज्ड इवन एट 110% कैपेसिटी। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी। प्रिपेयर क्या करना है आपको, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, क्योंकि आपके पास खर्चे गिवन है एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आपको फ्लेक्सिबल बजट भी एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ही बना के देना है। ऑपरेटिंग एट 90% पे, 100% पे और 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। तो 80 पे बना के दिया हुआ है, 90, 100 और 110 पे आपको बना के देना है। तो सिंपल है, फ्लेक्सिबल बजट मैंने बना दिया। यहाँ पे सेल्स दिखा दी सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि काफी सारी फिगर जो है वो सेल पे डिपेंड करती है। तो सेल अगर आपकी 6 लाख है 80% पे, 6 लाख है 80 पे, तो 90 पे आ जाएगा 6,75,000, 100 पे आ जाएगा 750 और 110 पे आ जाएगा 8,25,000। तो सबसे पहले मैंने टॉप पे यहाँ पे सेल्स लिख दी, पर्टिकुलर्स लिख दिया 80, 90, 100 और 110%। देन ऑफिस सैलरी को लेकर कोई डाउट है ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है, तो 90,000 रुपए एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे सभी लेवल्स पे। इसके बाद देखो जनरल एक्सपेंसेस में यहाँ पे 2% ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, मतलब ये सेल्स पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे सेल हो चेंज होगी वैसे वैसे ये फिगर भी चेंज होगी। तो जो सेल्स की फिगर है उसका 2% यहाँ पे आप मेंशन करते जाओ। इसके बाद डेप्रीशिएशन फिक्स्ड कॉस्ट होती है 7,500, कॉपी पेस्ट कर दिया। रेंट भी 8,750, कॉपी पेस्ट कर दिया। डेप्रीशिएशन चारों लेवल पे और रेंट चारों लेवल पे सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वेजेस लिखा है 15,000, और वेजेस देखो, वेजेस नाम से ही क्लैरिटी आती है कि ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। सैलरी होता तो फिक्स लिखता, वेजेस है तो वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करते हुए 15,000। 15,000 है 80% पे, तो 90 पे कितना, 100 पे कितना और 110 पे कितना वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर किया है। रेंट है 1% ऑफ सेल्स। अब देखो यहां पे दिक्कत ये है कि रेंट वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बट यहां पे सेल्स का परसेंटेज लिखा और लिखा भी नहीं है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसका मतलब रेंट जो है वो सेल पे डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या किया, सेल्स का 1% यहाँ पे रेंट लिख दिया है। तो एक बार मैं कहूंगा कि जब इंस्टीट्यूट का आंसर आए एक बार देख लेना, कहीं ऐसा ना किया हो इंस्टीट्यूट ने कि रेंट 1% ऑफ सेल 6,000 लिख के सभी जगह 6,000 लिख दियो, क्योंकि रेंट का नेचर वैसे तो फिक्स्ड होता है, बट वो सेल पे अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो फिक्स रहा नहीं, वेरिएबल नेचर बन गया। तो मैंने तो उसी तरीके से ट्रीट किया है जैसे कि क्वेश्चन में होना चाहिए। बाकी एक बार इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखना बनता है यहाँ पे कि इंस्टीट्यूट क्या करता है। अदर एक्सपेंस 4% ऑफ सेल है, तो सेल का 4% की फिगर लिख दो। और बाकी सेलिंग कॉस्ट तो सारा का सारा ही सेल पे बेस्ड है। 8% ऑफ सेल, 2% ऑफ सेल, 1% ऑफ सेल, 1% ऑफ सेल। तो मैंने सेल्स की फिगर टॉप पे लिखी दी थी, जस्ट उसका परसेंटेज अप्लाई करके आपको यहां पे कैलकुलेशन कर देनी है और इसका टोटल कर दोगे, आपको आपका फ्लेक्सिबल बजट कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट का आंसर आए तो एक बार बस यही चेक करना बनता है कि कहीं इंस्टीट्यूट ने कोई अदरवाइज अजम्पशन तो नहीं ली है रेंट को लेकर, या जैसे ये सैलरीज है, हो सकता है इंस्टीट्यूट ये कर दे कि भाई जो सेल्स है उसका 8%, 6 लाख का 8%, 48,000 रुपए निकाल के सभी में 48 लिख दे। ठीक है, तो एक बार चेक करना बनता है वहां पे कि कोई अदरवाइज अजम्पशन तो इंस्टीट्यूट ने नहीं ली है। बाकी नॉर्मली मैंने उस हिसाब से ही कराया है कि ऑफिस सैलरी फिक्स होती है, जनरल एक्सपेंसेस सेल पे बेस्ड है तो वेरिएबल हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, रेंट फिक्स होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस वेरिएबल होती है,
रेंट का नेचर फिक्स होता है बट सेल पे डिपेंड है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको वेरिएबल नेचर के शो कर देने। इसके बाद आपके होते हैं थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7B जो था उसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है दैट इज डिपेंडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताना था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर बताए थे थ्योरी क्वेश्चन के, देन इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल चेंज कर दिए, उसमें पेज नंबर चेंज हो गए, तो उससे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने थ्योरी क्वेश्चन के आंसर भी यहां पे लिख दिए हैं, दे दिए हैं आपको, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। एक बार आप इसको रीड खुद करके देख लेना, क्योंकि मेरा मेन पर्पस थ्योरी क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बच्चों को खुद ही बोलता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और 8 आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी प्योर थ्योरेटिकल, समराइज द ऑब्जेक्टिव बताने थे कॉस्ट अकाउंटिंग के कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव, मैंने यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग के 6 ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं, इनमें से कोई भी 4 आप एग्जाम में लिख के आए हो, आपको यहां पे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जस्ट इन टाइम जो इन्वेंट्री है उसके एडवांटेजेस आपको बताने थे, तो जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस मैंने यहां पे लिख दिए हैं, जस्ट इन टाइम का मीनिंग विद देयर एडवांटेजेस। एक बार आप रीड करके देख लेना कि आपने क्या प्रेजेंटेशन दी, और आगे आने वाले टाइम में आपके एग्जाम है तो जरूर इनको पढ़ के जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन था वो था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, उसके डिस्क्लोजर आपको बताने थे, कोई भी 5 डिस्क्लोजर बताने थे, मैंने यहां पे आपको 7 डिस्क्लोजर दे दिए हैं, आपने इनमें से कोई भी 5 डिस्क्लोजर लिखे हैं तो आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंटेशन। तो ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर का सॉल्यूशन डिटेल्ड में, जो कि दिसंबर 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं, एक तो कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन 2A, उसमें मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट का एक बार सॉल्यूशन आप देख लेना, कहीं अदरवाइज कोई एजम्पशन ना हो 10,000 रुपए को लेकर। इसके अलावा जो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था उसमें प्रेजेंटेशन डिफर कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है इंस्टीट्यूट प्रोसेस अकाउंट में ही प्रॉफिट निकाल के दे, या फिर प्रोसेस अकाउंट जो है वो कॉस्ट बेसिस पे कंप्लीट करके उसके नीचे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे। और एक जो फ्लेक्सिबल बजट का आपको क्वेश्चन कराया है उसमें किसी भी एक्सपेंस को अदरवाइज फिक्स्ड या वेरिएबल अज्यूम किया गया है कि नहीं किया गया। आपके सामने जो मैंने आंसर रखे हैं सारे के सारे लॉजिकल आंसर रखे हैं, 99% चांसेस है कि इसमें से कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं, मतलब सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, देन उसके स्टोर सेक्शन में जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, सारी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस अवेल करनी है तो काफी सारे वैलिडिटी ऑप्शन के साथ हमारी क्लासेस अवेलेबल है। मोबाइल पे देखने के लिए मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप बाई कर सकते हो, लैपटॉप पे अगर देखनी है तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, विद इन 24 to 48 आवर्स आपका ऑर्डर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके दोस्त भी जानना चाहते हैं कि जो हमने पेपर किया है उसमें हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, या अगर आपके आगे पेपर हैं तो ऑफ कोर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कवर करके जाने चाहिए, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।